Good morning, student. Welcome back in Hindi class. I hope you all are fit and fine at your home. We start our first chapter, and our revision was going on. First chapter. हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं दोबारा से, और आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको अपनी बुक में ये एक्सरसाइज फिल करनी है और बहुत ही ध्यान से, सुंदर तरीके से और सही सही लिखना है. तो शुरू करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियां पूरी करनी है. जो कविता हमने पढ़ी थी भारतवर्ष, जो कि जिसके कवि जो है सोहन लाल द्विवेदी जी हैं, और उन्होंने भारतवर्ष के बारे में इसमें बताया है. इस कविता की पंक्तियां कुछ दी गई हैं, लेकिन ये पंक्तियां अधूरी हैं. इन पंक्तियों को हमें पूरा करना है, तो इन्हें हम पूरा करेंगे. तो प्रश्न नंबर 3 का कै पार्ट है. इसमें दिया गया है गंगा की डैश. तो गंगा की, और आगे हमें डैश डैश दिया हुआ है, तो हमें फिल करना है. गंगा की निर्मल धारा है, आगे है डैश हमारा है. यहाँ डैश दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है हमारा है. ये हो जाएगा यह भारतवर्ष हमारा है. अगली ख पार्ट दिया है, डैश में सबसे न्यारा है, तो ये हो जाएगा शोभा में सबसे न्यारा है. तो ये आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक. और उसके बाद है यह भारतवर्ष और फिर ब्लैंक है, तो ये हो जाएगा हमारा है. इस तरीके से इसमें हमें कविता की जो पंक्तियां दी गई थी वो पंक्तियां पूरी करनी है. अगला प्रश्न जो है वो है हमारा संज्ञा से रिलेटेड. संज्ञा हम सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. अभी भी मैं 2-3 बार रिवाइज करा चुकी हूँ कि संज्ञा क्या होती है. तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. तो इसमें हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. उन सेंटेंसेस में हमें संज्ञा शब्दों को ढूंढना है कि ये शब्द, इन वाक्यों में कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा का है. तो संज्ञा हम बहुत अच्छे से पहले भी समझ चुके हैं कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं. तो हो सकता है कि हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई हो, या जातिवाचक संज्ञा दी गई हो, या भाववाचक संज्ञा दी गई हो. तो इसके लिए हमें एक बार संज्ञा का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम संज्ञा पहचान पाएंगे. तो ब्रीफ बता रही हूं मैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. और इसके 3 भेद होते हैं. पहला व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का नाम बताया जाता है, जैसे जयपुर, दिल्ली, राम, श्याम, इस तरीके से. उसके बाद जातिवाचक, जो पूरे समूह का बोध कराती है, जैसे मेज, कुर्सी, कमरा, दीवारें, ये सब सारी हमारी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है. और उसके बाद भाववाचक जो संज्ञा होती है, जिसमें हम भावों की बात करते हैं, किसी वस्तु के, व्यक्ति के गुण, दशा, भाव आदि के बारे में जो बताती है, वो भाववाचक संज्ञा होती है. आपको एक करेक्शन अपनी बुक में कर लेना है बच्चों. इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है, इसके अंदर जो उदाहरण दिए हुए हैं वो उल्टे दिए हुए हैं. देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा है ये संज्ञा शब्द किसी के विशेष नाम का बोध कराते हैं, जैसे बालक, शहर. तो ये बालक, शहर जो है ये जातिवाचक के उदाहरण है, ना कि व्यक्तिवाचक के.
और दूसरा जो जातिवाचक दिया गया है, ये संज्ञा शब्द किसी वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, जैसे पीटर और पटना। तो देखिए पीटर और पटना किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम है, तो ये तो हो गए व्यक्तिवाचक के उदाहरण। जबकि बालक, शहर, ये किसी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इनको इसमें आप करेक्शन कर लेना, एरो लगा लेना दोनों के बीच में। जो जातिवाचक है वो व्यक्तिवाचक बना देना और जो व्यक्तिवाचक है वो जातिवाचक। चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखना हमें। हम भारत के रहने वाले हैं। अब देखिए इसमें हमें संज्ञा शब्द ढूंढना है कि इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो हम भारत में रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा शब्द चुनिए। तो इसमें हम जो है वो सर्वनाम शब्द है, रहने वाले हैं ये हमारी क्रिया हो गई, और संज्ञा शब्द है इसके अंदर भारत। और ये कौन सी संज्ञा है? देखिए किसी स्थान का नाम है, तो व्यक्तिवाचक, स्थान विशेष का नाम हो गया भारत। भारत दुनिया में एक ही है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद है, हमारा देश बहुत प्यारा है। तो इसके अंदर हमारा देश, हमारा फिर सर्वनाम शब्द है, और देश जो है वो संज्ञा शब्द है। और संज्ञा भी कौन सी है? ये जातिवाचक। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, भारत हो, सबको हम देश ही कहते हैं। तो देश से हमें ये समझ में नहीं आता कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। देश, सारे देशों को हम देश कहते हैं, इसलिए देश जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है, गंगा को हम सब पूजते हैं। देखिए यहाँ पर एक नदी का नाम आया जिसका नाम है गंगा। गंगा नदी को हम सब पूजते हैं, तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है वो तो है गंगा, ठीक है, एक नदी का नाम है। और कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा एक नदी विशेष का नाम है, एक नदी का नाम है। और जब हम गंगा का नाम लेंगे तो हमें गंगा जो नदी है वही ध्यान में आएगी, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद है, यह पवित्र नदी है। अब देखिए अगला जो सेंटेंस है इसमें नदी शब्द आया है, और नदी जो है वो संज्ञा शब्द है। नदी कहने से हमें समझ में नहीं आ रहा हम गंगा की बात कर रहे हैं, यमुना की या सतलज की या कावेरी की, किस नदी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने नाम लिया कि गंगा, तो हमें समझ आ गया कि हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी शब्द जो है वो हो गया हमारा जातिवाचक। उसके बाद अगला जो है, हिमालय हमारा पहरेदार है। हिमालय, पर्वतों की बात करें, पर्वत के अंदर हमारे पास बहुत सारे पर्वत आ जाते हैं, चाहे वो अरावली पर्वत की बात करें, हिमालय की बात करें, किलिमंजारो की बात करें। तो हिमालय पर्वत शब्द से हमें समझ नहीं आया कि हमने किस पर्वत की बात की। तो लेकिन यहाँ पर हमें नाम दिया गया है पर्टिकुलर एक पर्वत का, जिसका नाम है हिमालय। तो हिमालय शब्द संज्ञा है, और वो भी कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई हिमालय शब्द। और अगला जो सेंटेंस है, हिमालय हमारा, यह सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ पर पर्वत शब्द आया। अभी मैंने बताया कि पर्वत से हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पर्वत की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक शब्द। और लास्ट जो सेंटेंस है इसमें, इसकी सुंदरता देखते बनती है। सुंदरता, सुंदरता जो है वो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सुंदरता हमें महसूस कर सकते हैं हम सुंदरता को, ठीक है। तो ये सुंदरता शब्द जो है ये संज्ञा शब्द हो गया, और संज्ञा में भी ये भाववाचक शब्द है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन संज्ञा वाला। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पाठ के अनुसार चंद्र बिंदु और अनुस्वार वाले शब्द हमें यहाँ पर फाइंड करके लिखने हैं। मतलब यहाँ पे कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं, उन उदाहरणों से हमें और वैसे ही शब्द बनाने हैं।
इस प्रश्न में अनुस्वार और चंद्र बिंदु की बात कीजिए। तो देखिए अनुस्वार और चंद्र बिंदु को पहले समझ लेते हैं होता क्या है। हमने शब्दों के ऊपर इस तरीके से एक बिंदी देखी है, इसे तो हम कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जो है वो नाक से बोला जाता है। और एक होता है चंद्र बिंदु, ये चांद जैसा ऐसा बनाया जाता है ऊपर से और फिर इसके बीच में एक बिंदी, इसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नाक से बोला जाता है सिर्फ, और ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण की बात करें तो शब्द होता है बंदर। बंदर में देखिए हमने क्या लगाया, अनुस्वार। लेकिन चंद्र बिंदु की बात करें तो शब्द बनता है आंख। ये हमें इनको बोलकर देखेंगे तो हमें इनके साउंड में, इनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नजर आएगा। बंदर ये न का साउंड दिया इसने, और ये आंख ये मुंह और नाक दोनों से बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे संतरी, गंगा, सुंदर। तो ये हमें दिए गए हैं शब्द किसके, अनुस्वार के। इन्हीं के आगे हमें और लिखना है, तो एक तो हमारा हो गया बंदर, आगे इसी के आगे हमें और दो लिखने हैं, तो ये एक हो गया अंग। ऐसे ही चंद्र बिंदु की बात करें तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, यहाँ पहाड़ियां चढ़ाएंगे। और इसके आगे की बात करें दो उदाहरण, तो एक तो हो गया आंख और दूसरा हो गया फूंक, ठीक है। ये हो गए हमारे उदाहरण। तो ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में फिल कर लेने हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। शरीर के अर्थ में यह शब्द आएगा, मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ शरीर होता है। शरीर शब्द का समानार्थी शब्द हमें इनमें से फाइंड करना है। तो पहला है तन, फिर है मन और फिर है धन। तो जो तन शब्द होता है उसका अर्थ होता है शरीर। तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद इस शब्द में रै यानी रेफ नहीं आया है। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दो रै को कई तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो सिंपल रै जो होता है ये वाला, एक रै होता है जो पैरों में लगाया जाता है। जैसे ये पै है और इस पै के यहाँ पर हमने रै बना दिया और शब्द बनाया प्रवेश या प्रधान, ठीक है। तो ये वाला जो रै है जो हमने पैरों में लगाया है ये होता है हमारा पदेन रै। और एक रै होता है जो ऊपर लगाते हैं हम, जैसे गर्भ, पर्व आदि। तो ये वाला जो होता है ये हमारा कहलाता है रेफ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, तो ये जो पदेन रै होता है ये पूरा रै होता है, यानी इसके अंदर स्वर होता है। और जो आधा रै होता है जो रेफ है ये ऊपर वाला, ये आधा होता है, इसके अंदर रै नहीं होता, जबकि इसके स्वर नहीं होता है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर स्वर होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमें इसमें से ढूंढना है कि किसमें रेफ नहीं आया है। तो देखिए निर्मल में रेफ आया है, निर्मल में ऊपर इस तरह से रै लगा हुआ है। ऐसे ही भारतवर्ष में भी रेफ आया है, वर्ष पे रै लगा हुआ है। जबकि प्राण जो शब्द है उसके अंदर पदेन रै लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्राण, थर्ड ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिस प्रकार चढ़ाना से चढ़ाएंगे बना है उसी प्रकार बढ़ना शब्द से बनाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ाएंगे। सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा बढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।